अब लेक्चर नंबर 12 में हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट मोशन, और ये लेक्चर नीट वाले बच्चे जो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीट में या जो ऑल इंडिया रैंक बिलो 500 लाना चाहते हैं वो देख सकते हैं, वैसा कुछ है ना। मतलब इम्पोर्टेंट, मतलब ज़रूरी नहीं है, एसेंशियल नहीं है, लेकिन हाईली कम्पिटिटिव जो बच्चा है वो देख सकता है, ठीक है। तो नॉट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, है ना। तो कंस्ट्रेंट का अगर आप लिटरल मीनिंग देखो तब मोबाइल में या जो भी डिक्शनरी में खोल के, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है, तो आपको लगेगा कोई रिस्ट्रिक्शन है ना, उसको कंस्ट्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रेंट मोशन बेसिकली क्या, आप जैसे मान लो आपको बोला गया है कि कोई ब्लॉक है वो टेबल के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट क्या है, वो टेबल के परपेंडिकुलर नहीं चल सकता, वो टेबल के ऊपर चल रहा है तो ऐसे चले, या ऊपर से अगर देखो इस चीज़ को, ब्लॉक जो है इस टेबल पे कहीं भी चल सकता है ना, लेकिन टेबल के परपेंडिकुलर नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे कंस्टेंट क्या है, यहाँ पे कंस्टेंट है कि ये दोनों हमेशा सरफेसेस कांटेक्ट में रहेंगे, है ना। तो कंस्टेंट मोशन इस केस में बेसिकली ये हो जाएगा कि ब्लॉक का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जितना भी होगा, टेबल का वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में उतना ही हो। अगर टेबल और ब्लॉक कांटेक्ट में रहे तो ये अगर 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों को कांटेक्ट मेंटेन करना है तो टू सरफेसेस जिनको कांटेक्ट मेंटेन करना है, मान लो क्वेश्चन का सेटअप ही वैसा है या क्वेश्चन में बोला ही गया है कि ये ब्लॉक जो इस टेबल पे चल रहा है और टेबल खुद चल रहा है ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट प्लेन must be same for objects to remain in contact, ठीक है। तो अगर दो ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट मेंटेन करना है तो उनका वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट प्लेन जो सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी, अगर ब्लॉक का वेलोसिटी y के अलॉन्ग 2 मीटर पर सेकेंड है तो टेबल का भी 2 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, ठीक है। एक्स के अलॉन्ग डिफरेंट हो सकता है, बॉक्स का एक्स के अलॉन्ग मान लो 2 है, वाई की इसका 3 है, तब भी कांटेक्ट मेंटेन हो जाएगा, भले कुछ देर के लिए, क्योंकि टेबल जो है नीचे से निकल जाएगा, है ना, रिलेटिवली स्पीकिंग निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस मोमेंट में तो कांटेक्ट मेंटेन हो रहा है, तो जिस मोमेंट में कांटेक्ट मेंटेन होगा उस मोमेंट पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट प्लेन जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। अब ये एक तरह का कंस्टेंट है, दूसरा कंस्टेंट भी देखेंगे कुछ देर में, इसको बोलते हैं हम लोग वेज कंस्टेंट, ठीक है। तो दूसरा वाला तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी के लिए इसका और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो मान लो आपके पास दो ब्लॉक्स है ए और बी, और दोनों को कांटेक्ट में रहना है ना। तो अगर ए और बी को कांटेक्ट में रहना है तो आप क्या करोगे कि इस डायरेक्शन में कांटेक्ट प्लेन पहले पहचानो, ए और बी इस प्लेन के अलॉन्ग कांटेक्ट में है, ठीक है। तो कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन एक्स है मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ बी अलॉन्ग एक्स और वेलोसिटी ऑफ ए अलॉन्ग एक्स अगर सेम होगा तब ए और बी कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज अगर ये है तो ए एंड बी रिमेन इन कांटेक्ट, अगर ये नहीं होगा तो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो एज लॉन्ग एज दोनों का वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स सेम है तो दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ इंक्लाइन प्लेन के लिए भी ट्रू है, तो इस चीज़ का नाम वेज कंस्टेंट रखा गया है, ठीक है। तो किसी भी दो सरफेस को कांटेक्ट में रखना है तो कांटेक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों ऑब्जेक्ट्स का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन मैच करना चाहिए, ठीक है। तो इंक्लाइन प्लेन पे ये चीज़ की बात करें अगर, तो ये इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन में ये ऑब्जेक्ट है, ओके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, पहले देखो ऑब्जेक्ट और इंक्लाइन प्लेन अगर कांटेक्ट में रहे तो कांटेक्ट प्लेन तो ये वाला प्लेन है, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में दोनों का वेलोसिटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। अब ये चीज़ को करना इंक्लाइन प्लेन में बैठ के आसान है, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन में बैठ जाओगे तो इंक्लाइन प्लेन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। तो अभी जो मैंने यहाँ पे चीज़ बताई थी, कांटेक्ट मेंटेन करने के लिए वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट प्लेन सेम होना चाहिए, ठीक है ना। अब मैंने रेफरेंस फ्रेम नहीं बताया कि ये किस रेफरेंस फ्रेम में वेलोसिटीज़ मैच करनी चाहिए, हर रेफरेंस फ्रेम में मैच करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन देखो तो इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में इंक्लाइन का वेलोसिटी 0 है, तो इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का भी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, ठीक है ना।
ओके, तो चलो यहाँ पे केस बताता हूँ मैं। पहले इसको ग्राउंड फ्रेम से देखते हैं, फिर इंक्लाइन फ्रेम देखते हैं ना। तो विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ग्राउंड फ्रेम से देखे तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है, ये तो ग्राउंड के साथ भी कांटेक्ट में रहना है, तो ये ब्लॉक या तो लेफ्ट या तो राइट जा रहा होगा, ठीक है, या जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है उसका एक साइड को लेफ्ट ले लो, एक साइड को राइट ले लो। तो ब्लॉक इस तरफ जा रहा है, ब्लॉक नहीं, वेज इस तरफ जा रहा है V1 से, ठीक है, ओके। और ये जो ब्लॉक है इसका वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, दो कंपोनेंट ले लो इसका कुछ भी, ठीक है ना। तो ब्लॉक का वेलोसिटी जो है कुछ x और y में ले लो, तो इसका वेलोसिटी जो है ब्लॉक का वो इस तरफ v2 है और मान लो इस तरफ v3 है ना। ब्लॉक का मोशन इसी प्लेन में होगा ना, ठीक है। तो इसका मोशन का एक कंपोनेंट ले लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को v2 ले लो, वर्टिकल को v3 ले लो, ठीक है। तो ये ब्लॉक का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने यहाँ पे ब्लॉक का वेलोसिटी भी लिख दिया और वेज का भी लिख दिया है ना। वेज का मान लो लेफ्ट की तरफ है, ब्लॉक का लेफ्ट एज वेल एज डाउन, ऐसा कुछ, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट प्लेन तो ये वाला प्लेन है और मान लेते हैं एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा जो है ना इस डायरेक्शन में, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, इस डायरेक्शन में वेज का वेलोसिटी और ब्लॉक का वेलोसिटी को मैच कर देंगे, ठीक है, तभी कॉन्टैक्ट मेंटेन रहेगा। तो कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी मैच करना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर ड्रॉ करूँ मैं, तो डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ इंक्लाइन को, ये एंगल थीटा है, ये आपका कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, ठीक है। सब वेलोसिटी ड्रॉ करते हैं। तो वेज का वेलोसिटी कितना है, v1 टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। इसका वेलोसिटी कितना है, v2 है ना। तो उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, v2 और इसका कितना है v3, ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे हम लोग, इंक्लाइन के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट निकालेंगे, मतलब सॉरी इस परपेंडिकुलर के अलॉन्ग वेलोसिटी कॉम्पोनेंट निकालेंगे, ठीक है ना। तो वेज का वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट इन दिस डायरेक्शन इस डॉटेड लाइन के अलॉन्ग ही निकालना है हमें, है ना। तो ये एंगल थीटा, सॉरी ये थीटा, ये 90, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, v1 साइन थीटा, है ना, v1 साइन थीटा इस तरफ, ठीक है, v1 साइन थीटा इस तरफ, है ना, ओके। तो इस डायरेक्शन में v1 साइन थीटा आ जाएगा ना। तो v1 साइन थीटा आपको बस ये देखना है, ठीक है, ओके। अब इसी डायरेक्शन में v2 का कॉम्पोनेंट और v3 का कॉम्पोनेंट निकालेंगे। तो ये थीटा है, तो आपको पता है ये थीटा थीटा, ये भी थीटा है ना, और ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में है ना। तो ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो v2 का cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा। तो इस डायरेक्शन में v2 साइन थीटा प्लस v3 cos थीटा, ठीक है। v2 का साइन थीटा आएगा, v3 का cos थीटा आएगा, है ना। तो अगर आप ध्यान दो तो ये जो परपेंडिकुलर है कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट प्लेन, है ना। किसका कॉन्टैक्ट, वेज, वेज मतलब इंक्लाइन और ये ब्लॉक का, ठीक है। तो इसके अलॉन्ग वेज का वेलोसिटी है v1 साइन थीटा और इसी के अलॉन्ग ब्लॉक का वेलोसिटी है v2 साइन थीटा प्लस v3 cos थीटा, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट मेंटेन रखने के लिए या कॉन्टैक्ट अगर ब्रेक नहीं करना है तो कॉन्टैक्ट मेंटेन रखने के लिए v1 साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू v2 साइन थीटा प्लस v3 cos थीटा, ठीक है। v1 साइन थीटा इक्वल टू v2 साइन थीटा प्लस v3 cos थीटा, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल केस था, मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन है सिंपल, ठीक है। जब एडवांस के क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग इसका कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ओके। अब यही चीज़ को अगर आप इंक्लाइन में बैठ के देखते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू वेज या इंक्लाइन अगर आप देखोगे तब तो सिचुएशन बहुत ही आसान है। तो वेज के रिस्पेक्ट में बैठ के देखोगे तो आपको पता है वेज तो रुका हुआ रहेगा, वेज में बैठ गया तो वेज रुका हुआ है, और वेज रुका हुआ है तो ब्लॉक के पास दो ही डायरेक्शन में मूव करने के लिए, या तो डाउन द वेज या अप द वेज, ठीक है। तो कुछ भी मान लो, ठीक है, मान लो ये डाउन द वेज मूव कर रहा है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज हमेशा इंक्लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट मेंटेन रखने के लिए, है ना, ठीक है। इंक्लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो रिलेटिव मोशन के सेंस में सोचे तो ये और आसान हो जाएगा। अगर वेज पे बैठ जाओ तो वेज तो रुक गया है, वेज अगर रुक गया है तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा वेज का परपेंडिकुलर के अलॉन्ग, 0,
है ना, कॉन्टैक्ट प्लेन के परपेंडिकुलर जीरो है, तो इसका भी जीरो होगा और इसका जीरो होने के लिए इसका मोशन जो होगा, अगर होगा इफ़ एनी, इसका मोशन जो होगा पैरेलल टू कॉन्टैक्ट प्लेन होगा, ठीक है ना। तो ब्लॉक और वेज और ब्लॉक का कॉन्टैक्ट प्लेन ये है, इंक्लाइन सरफेस ये है, तो इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल ही वेलोसिटी हो सकता है ब्लॉक का, अगर आप वेज पे बैठ के देखो तो, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कंस्टेंट मोशन। बस ये आपको ध्यान रखना है कि कंस्टेंट मोशन में खाली वेलोसिटी आते हैं, एक्सेलेरेशन नहीं आता, ठीक है। ओके, अब स्ट्रिंग कांस्टेंट देखते हैं। ये तो हो गया वेज कांस्टेंट। अब इसी में हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट देखते हैं ना। तो ऊपर वाला चीज़ था वेज कांस्टेंट, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है कि किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ जो है चेंज नहीं हो सकता। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक पुली है, यहाँ पे एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है। इसका नाम 1, इसका नाम 2, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 है ना। तो अगर ब्लॉक 1 ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, तो ब्लॉक 2 को नीचे जाना पड़ेगा 5 मीटर पर सेकंड से। और इस पे आपने बेसिकली यही चीज़ अप्लाई किया है कि स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं हो सकता। इनएक्सटेंसिबल अगर स्ट्रिंग है तो उसका लेंथ चेंज हो सकता है। तो ये जिस रेट से ऊपर जाएगा तो इस सेगमेंट का लेंथ जिस रेट से घटेगा, इस सेगमेंट का लेंथ उस रेट से बढ़ना चाहिए, ताकि पूरे स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। तो अगर ये 1 सेकंड में 5 मीटर ऊपर जाएगा तो इसको 1 सेकंड में 5 मीटर नीचे आना पड़ेगा, एंड सो ऑन, है ना। तभी स्ट्रिंग का इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रिंग कांस्टेंट। ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सेटअप पे लगा सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फंडा क्या है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के एंड्स में जो भी मासेस है, तो मासेस कनेक्टेड बाय इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, उनका मोशन जो इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। उनका मोशन ऐसा रहेगा सच दैट स्ट्रिंग का लेंथ जो है वो चेंज ना हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड केस हो सकता है ना। अब अगर इस पुली का सेंटर जो है वो रुका हुआ है, ये अगर रेस्ट पे है किसी रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है, तब इसका वेलोसिटी जितना अपवर्ड होगा, इसका वेलोसिटी उतना ही, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इसका उतना ही डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अगर ये मूव कर रहा होगा तब थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आता है। तो मैं वो वाला केस दिखा देता हूँ कि मान लो पुली का सेंटर ही खुद मूव कर रहा है, ठीक है, तब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना। तो वो मैं दिखा देता हूँ। तो मान लो ये पुली का सेंटर है, ये खुद वीपी से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ठीक है, ये V1 से ऊपर जा रहा है, और ये मान लो V2 से नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, जैसा मानना है आपको मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने गलत माना होगा तो नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं ऐसा मान रहा हूँ, है ना। ओके, अब इस सेगमेंट को देखें अगर, तो ये सेगमेंट अगर मैं पुली के सेंटर पे बैठ जाऊँ तब बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगर मैं पुली के सेंटर में बैठ जाऊँ, याद रखना रस्सी का लेंथ ग्राउंड से देखेंगे तब भी चेंज नहीं होगा, पुली पे बैठ के देखेंगे तब भी चेंज नहीं होगा, मार्स पे बैठ के देखेंगे तब भी चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितने भी कंस्टेंट वाले क्वेश्चंस है उसमें आप जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल मोशन करने की कोशिश करना, मतलब फ्रेम चेंज करना मस्त वाले, कोई रिस्ट्रिक्शन मत रखना, क्योंकि जहाँ बैठ के देखने पर आपको सिंपलेस्ट दिख रहा है वहाँ बैठ जाना, ठीक है। कंस्टेंट इक्वेशन सबके लिए सेम आएगा, है ना। तो अगर मैं पुली पे बैठ जाऊँ, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो मैं ग्राउंड पे बैठ गया तो ये सिचुएशन है, ये भी दिख रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है ना। अगर मैं पुली में बैठ जाऊँ, सेम सिचुएशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू पुली लिखना चाहूँ, ठीक है, तो पुली लिखना चाहूँगा तो क्या होगा, ये पुली का सेंटर है ना, ये तो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। तो इसमें बैठ के देखेंगे तो इसका वेलोसिटी कितना दिखेगा, V1 माइनस वी पी। तो इसका वेलोसिटी मुझे दिखेगा V1 माइनस वी पी, ठीक है। ये तो रेस्ट पे हो गया, है ना। तो इसका वेलोसिटी 0 है विथ रिस्पेक्ट टू पुली, देख रहे हैं ना, ठीक है। और ये चीज़ का वेलोसिटी हो जाएगा V2 प्लस वी पी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसमें बैठ के जाएंगे तो ये और तेज़ी से नीचे आए तो दिखेगा, ठीक है ना। ये थोड़ा कम, ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसमें बैठेंगे तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू पुली, ब्लॉक 1 तो V1 माइनस वी पी, वैसे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो दिस माइनस दिस करेंगे, लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। एनीवेज ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो रिलेटिव मोशन वाले लेक्चर्स को देखना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे पुली रेस्ट पे जब होगा तो पुली तो यहाँ पे रेस्ट पे हो गया, तो अगर पुली रेस्ट पे है तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, डायरेक्शन में अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल। तो V1 माइनस वी पी इट्स इक्वल टू V2 प्लस वी पी, ठीक है। तो यहाँ से वी पी का वैल्यू V1 प्लस V2/2 आएगा, ठीक है। ये एक रिलेशन है जो हम लोग मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ठीक है, आ गया तो अच्छी बात है। तो 2 ऑफ वी पी इज इक्वल टू V1 प्लस V2, है ना। तो याद रखना अगर पुली रेस्ट पे है तब
दोनों ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो स्टिंग कंस्टेंट में बेसिकली यही वाला केस याद रखो, ठीक है, पुली वाला केस है। बाकी पुली ज़रूरी हो कि पुली हो क्वेश्चन में वैसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा ही लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये मोस्ट जनरल केस रहता है पुली का, पुली नहीं भी रहेगा तब भी हम लोग लगा लेंगे, है ना। अब इसी को एक्सेलेरेट करेंगे तो वेलोसिटीज़ के बीच में जो भी रिलेशन आएगा कंस्टेंट से उसको एक्सेलेरेट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन वाला रिलेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे जो भी वेलोसिटी का रिलेशन है तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन वाला मिल जाएगा, जो भी वेलोसिटी का रिलेशन है उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलेरेशन वाला मिल जाएगा, और न्यूटन्स लॉ में फिर हम लोग वो एक्सेलेरेशन वाले रिलेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो कंस्टेंट वाले रिलेशन से भी इक्वेशन आपके पास आएंगे और न्यूटन्स लॉ लगा के भी इक्वेशन आएंगे। तो फिर हम लोग क्वेश्चंस में जब देखेंगे, जब थ्योरी ख़त्म हो जाएगा हम लोग का सब, तो हम लोग इसके ऊपर जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको और ही समझ में आएगा। थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे ये हो गया है ना, मतलब इससे रिलेटेड बाकी जो होगा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेफरेंस फ्रेम अगर मूव कर रहा होगा ना, उस केस में मतलब एक्सेलेरेट कर रहा होगा, तो उस केस में न्यूटन्स लॉस कैसे लगाना है वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, सूडो फोर्स, ये सब कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है। आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?